वेलकम टू माय चैनल डांस जॉय पैशन एम्बिशन। मैं इनाक्षी, आप सबका स्वागत है। मेरे चैनल पे सबसे पहले तो मैं आप लोग को थैंक यू बोलना चाहूँगी, क्योंकि बहुत कम समय में आप लोगों ने मुझे जो प्यार दिया, मेरे वीडियोस को इतना पसंद किया, मेरे व्यूअर्स काफ़ी बढ़ गए, सब्सक्राइबर भी बढ़ गए, उसके लिए सबको बहुत बहुत थैंक यू। मैं जो भी शेयर कर रही हूँ वो आपके काम की चीज़ है, नेट से रिलेटेड है, तो आप ध्यान से वीडियो को अंत तक देखते रहिए। लास्ट में मैं कुछ नेट एग्ज़ाम से रिलेटेड बोनस टिप्स दूंगी। सबसे पहले मैं उन लोगों को थोड़ी सी जानकारी शेयर करना चाहूँगी जो लोग नेट का एग्ज़ाम जुलाई में दिए थे। ये आंसर की आ गया है, बहुत जल्दी हम लोग का आप रिज़ल्ट आएगा। जो लोग दिए हैं वो देख सकते हैं, और जीआरएफ और नेट दोनों का साथ साथ पता चल जाएगा। उसके अलावा जो नए लोग हैं, फर्स्ट टाइम नेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, वो फॉर्म भरते समय ध्यान रखिएगा कि डांस का कोड है 65, और साथ ही साथ उसमें 2 सेक्शंस रहते हैं, जिसमें एक असिस्टेंट प्रोफेसर और एक जीआरएफ का कॉलम रहेगा, और 1100 रुपये आपकी फ़ीस। और इसके साथ ही साथ फिर एग्ज़ाम आपका डेट जनवरी-फरवरी तक होता है। और आजकल तो 2 बार से ऐसा हो रहा है कि एक साथ एग्ज़ाम्स होने लगे हैं, तो आप उसके हिसाब से अपने फर्स्ट पेपर में कॉमन रहेगा, जिसमें 10 यूनिट्स होते हैं, जो मैंने पहले की वीडियो में बताया है, और सेकंड पेपर हमारे डांस से रिलेटेड है। डांस से रिलेटेड वीडियो में मैं एक चीज़ ये बताना चाहूँगी कि अभी मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन क्लासिकल डांसेस, ये एक एक करके मैं वीडियो शेयर कर रही हूँ। ये बहुत छोटे में है, लेकिन इसमें सिर्फ उन्हीं चीज़ों को लिया गया है जो कि नेट के एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो ध्यान से आप मेरे वीडियोस को देखिए। आप देखिएगा जिसमें भरतनाट्यम, ओडिसी और कथाकली, कथक, इसके बारे में शेयर किया है। इसके अतिरिक्त फोक डांसेस ऑफ इंडिया और नाट्य शास्त्र के जो 36 चैप्टर है उनका इंट्रोडक्शन, ये सारे मेरे पुराने वीडियोस में आप देख सकते हैं। और इंस्टाग्राम पे जितने भी पुराने क्वेश्चन पेपर्स हैं उनका सब 10-10 का एक सेट बना हुआ है, जो कि इंस्टा पे मैं प्रतिदिन दे रही हूँ। आप डेली उस पेज को देखते रहिए, उसमें आपको डांस के भी मिलेंगे और कॉमन पेपर के भी क्वेश्चन आंसर मिलेंगे। ये सिर्फ बिगनर्स के लिए, जो कि आप नया अभी फाइनल एमपीए में कंप्लीट करके नेट का एग्ज़ाम्स देने जा रहे हैं। शास्त्रीय नृत्यों की श्रेणी में आज मैं मणिपुरी नृत्य से संबंधित कुछ आपको जानकारी दूंगी। उसके बाद अंत में मैं इससे संबंधित जो क्वेश्चन नेट में पूछे जाते हैं उसके बारे में मैं पॉइंट्स नोट करवाऊंगी। तो सबसे पहले मणिपुरी नृत्य के बारे में ये कहा जाता है कि ये नृत्य मणिपुरी राज्य का नृत्य, ये बहुत पुराना, शास्त्रीय और सुंदर नृत्य शैली माना जाता है। और मणिपुर एक छोटी सी जगह है जहाँ की जनसंख्या बहुत अधिक तो नहीं है, लेकिन वहाँ पे मैती जनजाति जो है इस नृत्य को प्रस्तुत करती है। मणिपुरी नृत्य शैली के बारे में ये कहा जाता है कि ये अन्य शास्त्रीय नृत्य से कुछ अलग है, कुछ डिफरेंट है, क्योंकि इसके मूवमेंट्स जो होते हैं बहुत सॉफ्ट होते हैं, और इसमें उंगलियों का फिंगर वर्क्स ये बहुत बारीकी से देखा जाता है, और इसमें ये लोग गोल घूमते हैं और अपने टो के ऊपर ये डांस करते हैं। तो इसके बारे में एक कथा ये बताई जाती है कि मणिपुरी नृत्य की शुरुआत, माना जाता है कि वहाँ के जो लोग थे वो ऐसा एक काल्पनिक कथा के अनुसार मानते थे कि पृथ्वी शुरू में एक गोल पिंड के समान थी, ठीक है। उसके ऊपर जब इन लोगों ने सॉफ्ट, मतलब पैर से गोल घूम के नृत्य करना शुरू किया, तो उन्होंने ये पृथ्वी की सतह को थोड़ा चिकना बनाया। इस वजह से उनके मूवमेंट्स बहुत सॉफ्ट रहते हैं, क्योंकि वो पैर से उस चीज़ को दबाते हुए नृत्य करते हैं। ये उनकी धारणा है, उनका मानना है। मणिपुरी नृत्य शैली वैष्णव संप्रदाय को फॉलो करते हैं या मानते हैं। जितनी भी इसमें शास्त्रीय पक्ष है, जिसमें कृष्ण, राधा और गोपियों का वर्णन है, इसमें कई तरह के रास का वर्णन है, और इसके अतिरिक्त मणिपुरी नृत्य में एक चीज़ कहा जाता है कि यह बाएं तरफ से घूमते हुए दाहिने की ओर आते हैं।
इसका संबंध वेद से माना जाता है। जैसे वेद में बताया गया है कि हमारे जो ग्रह नक्षत्र हैं वो सूर्य की परिक्रमा बाएं तरफ से होते हुए दाहिने तरफ करते हैं, और मणिपुर के लोग शास्त्रीय नृत्य करते समय इस नियम का पालन करते हैं, जिसे कि जब वो बाएं तरफ से दाहिने तरफ घूमते हैं उसे बाह्य भ्रमणी कहते हैं, और जब इसका ऑपोजिट यानी दाहिने से बाएं की ओर जाते हैं तब उसे अंतर भ्रमणी कहा जाता है। मणिपुरी नृत्य तांडव और लास्य नृत्य से काफ़ी हद तक प्रभावित है। इसमें तांडव जो है इसका ऑग्री हेंगे नाम नोट कर लीजिए, ऑग्री हेंगे नाम से जो नृत्य प्रस्तुत किया जाता है उसको हम तांडव की श्रेणी में मान सकते हैं। और लास्य नृत्य में इसमें शिव पार्वती के सम्मुख कुछ प्रस्ताव रखते हैं और उसके बाद पार्वती किसी बात से प्रसन्न होकर नृत्य प्रस्तुत करती है, तो उनको उषा रूप में दिखाया गया है और उनको फॉलो करते हुए मणिपुरी लोग नृत्य करते हैं। यहाँ पे शास्त्रीय नृत्य के साथ साथ जनजातीय नृत्यों का भी काफ़ी क्वेश्चन नेट में पूछा जाता है। तो शास्त्रीय पक्ष को ध्यान में रखते हुए जब जनजातीय नृत्यों की बात होती है, और उसमें सबसे पहले जो है कांगो, और उसके अलावा इसके जो 3 पक्ष होते हैं संगीत के, जिसमें थांगटा मार्शल आर्ट हो गया, और उसके अलावा लाई हरोबा है, और साथ ही साथ इसमें संगीत पक्ष में वोकल है, इंस्ट्रूमेंटल है, जैसे कि पेना, फिर उसके बाद मृदंगम है, फिर करताल है, मंजीरे हैं, ये सब बजाए जाते हैं। तो इनके जो जनजातीय नृत्य होते हैं वो अलग होते हैं, और लाई हरोबा और जो रास नृत्य है उसको शास्त्रीय श्रेणी में हम रख सकते हैं। अब लाई हरोबा का क्या अर्थ है? लाई हरोबा के विषय में कहा जाता है कि लाई का अर्थ है ईश्वर तथा हरोबा का अर्थ है प्रसन्न करना। ये प्रतिवर्ष वहाँ पे ग्रीष्म काल में आयोजित किया जाता है, और ये फसल कटाई के दौरान भी लाई हरोबा प्रस्तुत किया जाता है। इसे मैतीय जनजाति के लोग प्रस्तुत करते हैं। और मणिपुरी नृत्य शैली की जो पोशाक होती है वो कृष्ण की अलग है और गोपियों और राधाओं की अलग है, जिसमें सबसे पहले बताना चाहूँगी कि मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करना चाहती हूँ कि मैं जब स्कूल में थी तब मैंने मणिपुरी नृत्य किया था, तो उसमें मैंने उस ड्रेस को पहना था, मैं उसके बारे में जानती हूँ। उसमें क्या होता है कि एक लहंगा होता है जिसके अंदर दफ्ती लगी होती है और एक रिंग लगा होता है, और उस लहंगे का कलर 2 ही हो सकता है, या तो ग्रीन होगा या रेड होगा, और उसके साथ उसका कॉन्ट्रास्ट कलर का ब्लाउज होता है वेलवेट का, जो पहनना कंपल्सरी है। वेलवेट का ब्लाउज वो लोग पहनते हैं, और उस लहंगे पे अब्रक का काम होता है। उसके साथ आजकल गोटे और स्टोन वर्क भी उसमें काफ़ी होने लगे हैं, और उसके बाद पूरे लहंगे को नीचे गोला बनाया जाता है जिससे कि उसका पैर आराम से सर्कुलेट हो सके। इस लहंगे के ऊपर एक छोटी सी स्कर्ट होती है उस नेट की, वाइट, जिसको घगरिया कहते हैं उनकी लैंग्वेज में, और उसको आप बोल सकते हैं कि घुटने तक की स्कर्ट होती है। पहले उस लहंगे को पहनते हैं, फिर उसके बाद उस स्कर्ट को पहनते हैं। तो नेट में कभी कभी क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि मणिपुरी नृत्य में जो पोशाक होता है उसका नाम, तो उसमें कुमीन, और मणिपुरी नृत्य में ये भी पूछा जाता है कि जगोई किसको कहते हैं। जगोई मतलब गोल घूमना, तो मणिपुरी नृत्य को जगोई नाम से भी जाना जाता है, ये नेट में पूछा जाता है। अब इसके बाद जब ऊपर मेकअप और ज्वेलरी सब पहन लेते हैं, तो जो नर्तकी होती है जब रास करती है, तो रास के समय जो गोपियाँ और राधाएं होती हैं तो एक वाइट कलर के नेट वाले दुपट्टे से अपने चेहरे को कवर करती हैं। ऐसा इतना कवर रहेगा कि आप उसमें से फेस एक्सप्रेशन आराम से देख सकते हैं। इसके बाद कृष्ण की पोशाक, जिसमें मोरपंख, मुकुट, बैजंती माला, जंगली फूलों की माला और माणिक स्टोन के बने हुए उनके कान के कुंडल, पीताम्बर यानी पीले रंग की धोती, ये सब तो कंपल्सरी है। अब मणिपुरी नृत्य शैली में रास की बात हो रही है।
तो रास वहाँ पे 3 तरह का मेन होता है जो शास्त्रीय नृत्य के अंतर्गत आता है। बसंत रास, कुंज रास और महारास। और एक चौथा रास जो नित्य रास होता है वो किसी भी समय किया जा सकता है। और बसंत रास का आयोजन वैशाख मास में किया जाता है। इसमें राधा रूठ जाती है कृष्ण से, इसका प्रसंग बता रही हूँ मैं। इसमें राधा रूठ जाती है कृष्ण से, कृष्ण उसे मनाने का प्रयत्न करते हैं, फिर वो राधा के सम्मुख अपना आत्मसमर्पण कर देते हैं और फिर ये रास शुरू होता है, मतलब नृत्य के माध्यम से। बसंत रास के बाद अब बात हो रही है कुंज रास की। तो कुंज रास का आयोजन आश्विन मास में किया जाता है। इसमें श्रृंगार रस की प्रधानता होती है। कृष्ण और राधा के बीच में प्रेम प्रसंग, उनका मिलन, उनका नृत्य, उनका हास परिहास, ये सारी चीज़ों को कुंज रास में प्रस्तुत किया जाता है। और महारास तो एक ऐसा है जो जिसमें आत्मा परमात्मा का मिलन। महारास के विषय में ये कहा जाता है कि इस दौरान, ये कार्तिक मास में जब हुआ था, तब कृष्ण देवता के रूप में प्रत्येक गोपी के साथ पृथक पृथक रूप से उन्होंने नृत्य किया था। और नृत्य करते करते जब गोपियाँ खो जाती हैं, सब ये सोचने लगती हैं कि कृष्ण मेरे हैं, सिर्फ मेरे हैं। तो उस समय कृष्ण उनका मोह त्याग करके चले जाते हैं और उनको ये एहसास कराते हैं कि ये सब कुछ एक माया था। वो जैसा सोच रहे थे, उनको प्रसन्न करने के लिए कृष्ण ने उनके साथ नृत्य किया, हास परिहास किया, उनके साथ प्रेम किया, परंतु ये सब कुछ अलौकिक था। ये एक ईश्वरीय प्रेम था जिसे कि सबको अंत में स्वीकार करना पड़ा। महारास का उद्देश्य बस यही बताना था कि किस तरह से परमात्मा के प्रेम में सब लोग लीन हो जाते हैं, उसके बाद उनका मोह भंग हो जाता है और उसके बाद सब वापस अपने काम पे लौट चलते हैं। और नित्य रास वहाँ पे किसी भी समय किया जाता है। इन रास, मणिपुरी नृत्य में जो रास है, इन रास के बारे में कहा जाता है कि जितने भी तरह के रास होते हैं उनका ड्रेस डिज़ाइन किया था चंद्रकीर्ति महाराज ने। इसके अतिरिक्त ये जो रास लीला की पृष्ठभूमि बनाई जाती है, उसके लिए महत्वपूर्ण काव्यों की जो बात होती है, जिसमें गीत गोविंद है, कृष्ण अभिसार का 5वां अध्याय है, और इसके अतिरिक्त कई पुराणों को भी इसका स्रोत माना जाता है, जिसके आधार पर रासलीला की रचना की गई है। इसके अतिरिक्त मणिपुरी नृत्य के संबंध में ये कहा जाता है कि 1954 में जवाहरलाल नेहरू जी ने अपने नाम से, मतलब जवाहरलाल नेहरू एकेडमी की स्थापना की, जिसमें कि मणिपुरी नृत्य की शिक्षा दी जाती है। इसके अतिरिक्त गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में भी कहा जाता है कि वो भी मणिपुरी नृत्य से काफ़ी प्रभावित थे और वो इस नृत्य शैली को चाहते थे कि काफ़ी हद तक ये आगे प्रचार प्रसार हो, क्योंकि बिना इसको पूरी तरह से सीखे इसको शास्त्रीय नृत्य की श्रेणी में नहीं माना जा सकता है। इसके अतिरिक्त इसमें कई इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, जैसे मणिपुरी नृत्य में कोई ज्योमेट्रिकल शेप्स की बात नहीं होती है, सिर्फ इसमें सर्कुलर मूवमेंट्स को मेन माना गया है। और मणिपुरी नृत्य शैली में कृष्ण वाला प्रसंग, गोपिकाओं का प्रसंग, राधा का प्रसंग, ये होना अत्यंत आवश्यक है। बिना उसके ये नृत्य अधूरा माना जाएगा। इस नृत्य को देश विदेश में प्रचलित करने के लिए, इसको शिखर तक पहुंचाने का श्रेय गुरु विपिन सिंह और गुरु अमोघी सिंह को जाता है। इसके अतिरिक्त इसका प्रचार प्रसार करने का श्रेय गंभीना देवी और झावेरी बहनों को भी जाता है। लाई हरोबा नृत्य शैली की जब भी बात होती है तो सबसे पहले लाई हरोबा के विषय में ये कहा जाता है कि ये जो है शिव तथा पार्वती को समर्पित है। इसमें वन्य जीव से लेके सृष्टि की रचना तक बाकी सारी चीज़ों को इसमें समावेश किया गया है, जिसमें इस संसार के गृहस्थ जीवन से संबंधित और विज्ञान से संबंधित और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। गृहस्थ और फिर उसके अलावा जीव जंतु, पशु पक्षी, इन सबको इसमें जो है वो ऐड किया गया है। और इसके विषय में एक कथा के अनुसार ये कहा जाता है
कि सबसे पहले ये लाई हरोबा नृत्य शिव तथा पार्वती के द्वारा किया गया था और इसका आयोजन अप्रैल और मई इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार अप्रैल तथा मई मंथ्स में इसका आयोजन किया जाता है और इसके देवता इनको माने जाते हैं, उमेर लाई को माना जाता है इनके मुख्य देवता। ठीक है, इसके अतिरिक्त इसके विषय में एक बात और भी ध्यान देने योग्य है कि इस नृत्य शैली में धार्मिक समारोह के साथ साथ ब्रह्मांड की उत्पत्ति के विषय में भी बात होती है। जैसे मैंने कहा कि पौधों के बारे में, तो जीव जंतुओं वन के बारे में, उसी प्रकार इसमें ब्रह्मांड की भी चर्चा होती है। ऐसा किताबों में लिखा हुआ है, परंतु वास्तविक रूप में कितना वो ट्रेडिशन अभी तक फॉलो हो रहा है उसके बारे में अभी कुछ भी आप गारंटी के साथ नहीं कह सकते। और ये जो कीर्तन की शुरुआत हुई थी तो ये 15वीं शताब्दी माना जाता है, जो भक्ति रस से परिपूर्ण होता है, जो ईश्वर को समर्पित होता है, क्योंकि ज़्यादातर कीर्तन में भक्ति रस की प्रधानता होती है। तो इस बात को भी हम ध्यान में रखते हुए चलेंगे। इसके अतिरिक्त इसमें एक स्टेप होता है चलन, और उसको बोलते हैं चलन घटन। और मणिपुरी में जब शास्त्रीय नृत्य की बात होती है तो उसके बेसिक स्टेप्स को हम चार्ली कहते हैं। ठीक है, CHARLI, चार्ली। ठीक, तो इसके बेसिक स्टेप्स चार्ली के नाम से सिखाए जाते हैं। अब मैं आपको मणिपुरी नृत्य से संबंधित जो नेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके कुछ पॉइंट्स नोट करा रही हूँ, वो आप नोट कर लीजिए। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए। इसमें बाह्य भ्रमरी को लॉन्ग लाई कहते हैं, और ये तो मैंने बताया अभी कि ऑग्री हैंगे मतलब तांडव नृत्य से होता है। इसके अतिरिक्त इस नृत्य का संबंध पहले जादुई नृत्य तथा रीति रिवाजों से भी था, इसको ध्यान देने योग्य बात है। बाद में इसमें शास्त्रीय पक्ष आया और इसकी शुरुआत 18वीं शताब्दी माना जाता है। इसके अतिरिक्त ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि राजा भाग्यचंद्र ने किस साल मतलब इस नृत्य शैली को विकसित किया, तो उसका ईयर लिख लीजिए 1779। राजा भाग्यचंद्र ने इस नृत्य का प्रचार प्रसार ये सब करने का कार्य उन्होंने 1779 से ही शुरू कर दिया था। इसके अतिरिक्त एक क्वेश्चन और पूछा जाता है जिसको लिख लीजिए 15 अक्टूबर सन 1949, 15 अक्टूबर 1949 में राजा उदयचंद्र महाराज ने मणिपुर की स्थापना की। मणिपुरी नृत्य नहीं, मणिपुर की स्थापना की। लाई हरोबा कितने प्रकार का होता है? लाई हरोबा 4 प्रकार का होता है, जिनके नाम है कंगली, बैराग, मयांग और चकम्पा। कंगली, बैराग, मयांग और चकम्पा। और ये जो मैंने अभी आपको बताया कि चंद्रकीर्ति महाराज ने जो रास का कॉम्पोजिशन किया था, तो इसमें एक पर्टिकुलर नाम भी आता है जिसे कहा जाता है गोपी वृंदावन भंगी पर जो लास से आधारित है, उसको भी इन्होंने ही डिजाइन किया था, मतलब उनकी रचना इन्होंने की, चंद्रकीर्ति महाराज ने। और इसमें जो वेशभूषा होती है, कृष्ण, गोपियां और राधा, इनका मिला के इस वेशभूषा में 40 से 42 तरह की चीजों का प्रयोग होता है और उसको डिजाइन करके पहनाया जाता है। और इसमें वेशभूषा के आविष्कारक जय सिंह माने जाते हैं, महाराजा। वो भी एक राजा थे, वो भी वैष्णव संप्रदाय को फॉलो करते थे। ठीक है, महाराजा जय सिंह। इसके अतिरिक्त इसके इंस्ट्रूमेंट पूछे जाते हैं इम्पोर्टेंट, तो मैंने बताया आपको मृदंग, पेना, ड्रम, पुंग, मंजीरा, बांसुरी, झांझ, करताल। इसके अतिरिक्त वहाँ पे संकीर्तन भी होता है जो ग्रुप में पुरुष करते हैं, और जो कि आप बोल सकते हैं कि वेस्ट बंगाल के यात्रा से काफ़ी कुछ मिलता जुलता है। उसमें भी कृष्ण की लीलाएं होती है, गाना होता है और उसमें कई तरह के इंस्ट्रूमेंट बजाए जाते हैं और एक कीर्तन के फॉर्म में वो उसको स्टेज पे भी प्रेजेंट करते हैं या ग्रुप में किसी खुले स्थान पे भी उसको वो प्रस्तुत करते हैं।
इसके अतिरिक्त यह नृत्य गुरु गोविंदा जी को समर्पित माना जाता है। मणिपुरी नृत्य शैली में जो शास्त्रीय नृत्य है वो गुरु गोविंदा जी को समर्पित किया जाता है। और अभी कुछ अगर छूट रहा होगा तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि मणिपुरी नृत्य या मैंने जो भी और भी डांस ब्रीफ इंट्रोडक्शन शेयर किया है उससे रिलेटेड अगर कुछ रह गया हो तो फिर उसको हम लोग अगले वीडियो में कमेंट सेक्शन में जाके मैं शेयर करूँगी। ये रहा मणिपुर का ब्रीफ इंट्रोडक्शन। अभी जब आप ग्रेजुएशन लेवल में इसको पढ़ेंगे और डिटेल में पढ़ाया जाएगा। ये सिर्फ नेट के प्रिपरेशन के लिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है जिन्हें आप नोट कर लीजिए, क्योंकि अगर आपका ये क्लासिकल 8वां डांस अच्छी तरह से प्रिपेयर रहेगा तो सेकंड पेपर आप बहुत अच्छे से स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि हर शास्त्रीय नृत्य के बारे में कुछ न कुछ पॉइंट्स अवश्य पूछे जाएंगे। और बार बार इस बात को ध्यान में रखिएगा कि ये कृष्ण को फॉलो करते हैं मणिपुरी नृत्य, तो ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन को घुमा के ज़रूर पूछा जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।